रियल मैड्रिड बीइंग रियल मैड्रिड, ऑफ कोर्स भाई, जब पूरी दुनिया यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रही हो कि रियल मैड्रिड तो मतलब बिल्कुल निस्तानाबूत ही कर देगी, मतलब पता नहीं क्या ही हो जाएगा, बैम्बूजल, बाफलिंग, एक्सुलबरेटिंग, जो भी वर्ड होता है वो इंग्लिश में, बट पता माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी, नहीं क्या ही हमको अटैक देखने को मिलेगा। मेसी का 91 का, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 70 का, पता नहीं कौन कौन से रिकॉर्ड हमको टूटने को मिल जाएंगे। मयोरका से ड्रॉ करके आ गए। और पता है दिक्कत की बात यह है कि साला 24 घंटे पहले ही बार्सिलोना अपना गेम जीत के आई है। कैसे भाई, एक कंटेंट क्रिएटर कैसे सांस लेगा? बट ठीक है, जोक से बात भाई। लेकिन आज के एपिसोड में हम लोग दो मैच की बात करने वाले हैं, रियल मैड्रिड वर्सेस मयोरका, और यहाँ पर कुकू रेया की ही बात करेंगे। किस तरीके से भाई यहाँ पर चेल्सी और सिटी के बीच में प्रीमियर लीग का इस वीकेंड का सबसे बड़ा बॉक्स ऑफिस मैच यहाँ पर खेला गया है। सबसे पहले रियल मैड्रिड की बात कर लेते हैं। देखो, मयोरका कोई इजी ओपोनेंट नहीं है। ऑफ कोर्स लालिगा की सारी साइड्स की बात करें टेक्निकल है, और मयोरका की बात करें तो रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। पिछली बार यहाँ पर ओसासुना के अगेंस्ट वो खेले थे, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कोपा देल रे का फाइनल। सो दे आर गुड टीम, बट ऑफ कोर्स ऐसा तो मैं कहीं भी नहीं कहूँगा कि यहाँ पर ड्रॉ से खुश हो जाना चाहिए या फिर ड्रॉ एक हार के बराबर नहीं है। बट मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर 2 पॉइंट जो आपने हारे हैं उससे भी बहुत बड़ा एक लॉस है, और वो ये है कि आपको अपने नेगेटिव्स को पिक करना आना चाहिए। और आज के एपिसोड में हम लोग उसी चीज़ पे यहाँ पर ध्यान देने वाले हैं, क्योंकि जैसा मैंने बार्सिलोना के मैच पे भी कहा था, मैंने एल क्लासिको के उसमें भी कहा था, मैंने मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैच पे भी कहा था, जितना भी मैच के मैं रिव्यूज़ अभी तक करते हुए आ रहा हूँ, मैं सब में यही कह रहा हूँ कि पहले 1 महीने भाई इंडिविजुअल्स को छोड़ दो, सिस्टम पे ध्यान दो। एलवेश यादव पे नहीं, मतलब सिस्टम पे ध्यान दो कि यहाँ पर किस तरीके से स्ट्रक्चर प्ले आउट हो रहा है। और आज वो नेगेटिव में है, वो अभी तक नेगेटिव में मेरे को देखने को मिला है। खैर देखो, मैं स्पॉइलर दे देता हूँ। हालैंड पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है कि चेल्सी वाला गेम हमारे लिए एक्चुअली में प्री सीजन टाइप गेम ही था। ये ऐसे कौन बोलता है भाई? मतलब एक तो कुकुरेया वाला एक सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा हाइप आ रहा था, ऊपर से चेल्सी को प्री सीजन ही बता दिया, टू मच। बट बात करते हैं यहाँ पर रियल मैड्रिड कैसी पोपली हो गई यहाँ पर। आई थिंक सबसे पहले एम्बापे के डेब्यू की बात करते हैं। ESPN ने स्पेसिफिकली एम्बापे कैम्प निकाला था। मेरे को लगता है कि एम्बापे कोई मास्टर क्लास नहीं था, लेकिन एम्बापे के रिगार्डिंग मैंने जो यहाँ पर पहले मैच में यानी कि एटलांटा के सुपर कप में जो मैंने बोला था, यहाँ पर एटलांटा के अगेंस्ट जो खेले थे, मैंने वहाँ पर जो तारीफ करी थी, मैं वही तारीफ को यहाँ पर कंटिन्यू करना चाहूँगा कि एम्बापे आपको सेटल्ड होता हुआ दिखता है, एम्बापे आपको एब्जॉर्ब्ड होता हुआ दिखता है उस रियल मैड्रिड की टीम में। जिस भी नेगेटिव्स की हम बात करेंगे वो किसी भी एक इंडिविजुअल की वजह से नहीं है, बल्कि वो स्ट्रक्चर है, वो एक नेचुरल चीज़ है, वो होना ही था, वो इनेविटेबल था, लेकिन उसका सोल्यूशन तो अब आपको ढूंढना पड़ेगा एज अ रियल मैड्रिड मैनेजर, और ये कार्लो एंसेलोटी को फिगर आउट करना पड़ेगा। लेकिन अगर एम्बापे की बात करें, एम्बापे विनीसियस यहाँ पर विंग्स को स्विच करते रहते हैं। ऑफ कोर्स एम्बापे एट लेफ्ट विंग हमको सेकंड हाफ में काफ़ी देखने को मिला, लेकिन यहाँ पर एम्बापे प्रेडोमिनेंटली एज अ स्ट्राइकर और विनीसियस लेफ्ट विंग। अब देखो क्या फर्क पड़ता है, सबके सब वहाँ पर विनीसियस के लेफ्ट विंग पे घुसे पड़े रहते हैं। अगर आप एवरेज पोजीशन में देखोगे तो यहाँ पर 60% से ज़्यादा रियल मैड्रिड की जो टीम है वो लेफ्ट विंग ओवरलोड होती है। अब इसको लेके काफ़ी मिसकंसेप्शन है, सोशल मीडिया पे एज यूजुअल मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन वो ये भूल गए हैं कि इसी लेफ्ट विंग ओवरलोड के चक्कर में पिछले 3-4 सालों में यहाँ पर 2 ला लीगा और 2 चैंपियन लीग जीती है। तो आज हम उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे, क्योंकि बनता भी नहीं है। ये चीज़ एक बहुत मतलब लेफ्ट विंग पे एम्बापे, विनीसियस, रॉड्रिगो का ओवरलोड होना कोई एक तो ना ही कोई बेकार की चीज़ है, और ना ही कोई यहाँ पर एक गलती है या फिर कोई बाय मिस्टेक हो रहा है। ये इसलिए होता है क्योंकि एम्बापे भी प्रेडोमिनेंटली उसका नेचुरल गेम लेफ्ट से निकलता है, विनीसियस भी लेफ्ट से लेके चलता है, रॉड्रिगो स्टार्ट राइट विंग पे करता है। लेकिन आपको ये पता है कि यहाँ पर अगर हम बात करें आउट ऑफ पोजिशन, तो रॉड्रिगो भी यहाँ पर प्रेस कभी कभार उधर से करता है, डिपेंडिंग कि बेलिंगम और रॉड्रिगो आपको किस साइड से मिलेंगे। अगर आउट ऑफ पोजीशन की बात करें तो 4-4-2 में आता है, लेकिन जो आज मैंने देखा वो 4-3-3 था, 4-4-2 भी था और 4-2-4 भी था। वैसे सबसे बड़ी जड़ तो यही एक है, ये फॉर्मेशन का ही सारा खेल है, और थोड़ा प्लेयर प्रोफाइल का भी। लेकिन जहां मेरे को लगता है कि एम्बापे अभी भी कहीं ना कहीं सेटल नहीं किया है, वो है गेम का पेस है। ला लीगा में पेस का ज़्यादा इस्तेमाल होता नहीं है, लेकिन टेक्निकलिटी का बहुत इस्तेमाल होता है। और आई थिंक एम्बापे बीइंग 7-8 साल से वो लीग 1 में खेला है, वो एकदम सडन जो फुटबॉल चेंज हुआ है, सडन यहाँ पर जो आपको स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स चेंज होती हुई दिखी है, उसमें अभी भी टाइम लगेगा। एम्बापे अपने चांस को बरी नहीं कर पाए। ऑफकोर्स एम्बापे की क्वालिटी है कि आप एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन ठीक है 2 चांसेस मिस कर दिए, शॉट्स ऑन टारगेट आ गए,
ठीक है, इतना कोई बावले होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर विनीसियस की, तो विनीसियस बहुत बढ़िया खेल रहा था, सही लग रहा था मेरे को, ऑफकोर्स थ्रेटनिंग लग रहा था। लेकिन आई थिंक एम्बापे विनीसियस को नेट पिक क्यों करे, बार रॉड्रिगो, एम्बापे विनीसियस, किसी भी रियल मैड्रिड प्लेयर की बात करें, किसी के पास ऐसा कोई क्लियर प्लान था नहीं कि मयोर्का के जो 10 बसें खड़ी है बस अड्डे पे पेनल्टी बॉक्स में, उसको कैसे भेदा जाए, उसको कैसे पेनिट्रेट किया जाए, कैसे एक्सपोज किया जाए, और वो बहुत मुश्किल था काम। ठीक है, तो मैं ये भी कहूंगा कि यहाँ पर रियल मैड्रिड को ये आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज निकालने पड़ेंगे, वो 1-2 टच, बिकॉज दे डोंट हैव अ फोकल पॉइंट। एम्बापे, रॉड्रिगो, विनीसियस एक 4-3-3 प्रॉपर, बेलिंगम भी वहां पर खेल रहा है, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि दे हैव अ फोकल पॉइंट, बेलिंगम भी हेडर मार सकता है। बट नहीं, आज हमको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। जो भी क्रॉसिंग थी वो बहुत खराब गई थी, लेकिन जितनी भी क्रॉसिंग करने का यहाँ पर कोई इंटेंट भी आपको देखने को नहीं मिलता। इवन डाइंग मिनट्स में भी यहाँ पर जो क्रॉसिंग थी वो खराब थी, और आप कह सकते हो कि जो पैनिक और जो प्रेशर था वो दिमाग पे आ चुका था। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रियल मैड्रिड की, वो है यहाँ पर लैक ऑफ बैलेंस। रॉकेट साइंस नहीं है कि कार्लो एंसेलोटी ने आते ही कह दिया कि टीम में बैलेंस नहीं है। एम्बापे, विनीसियस, रॉड्रिगो, बेलिंगम, अगर ये चारों आगे खेलने वाले हैं और बेलिंगम बैक एंड फोर्थ होने वाला है, और वाल्वर्दे और चुआमेनी, आपको यहां पर डबल पिवट काम नहीं कर रहा है। देखो प्रॉब्लम ये है कि चुआमेनी बीइंग अ डिस्ट्रॉयर, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गेम चलाने के चक्कर में है वो, और आज उसने, मैं कहूँगा कि कुछ गलत कदम नहीं उठाए। वाल्वर्दे गेम आज ऑफ रहा, लेकिन अगेन किसी को भी टारगेट नहीं करेंगे, इंडिविजुअल कॉल आउट नहीं करेंगे। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि कोई ऑर्केस्ट्रेट कर नहीं सकता गेम के टैक्टिक्स को, और गेम के यहाँ पर टेम्पो को चलाने वाला बंदा अभी टोनी क्रूज अब नहीं है। ऐसे में यहाँ पर टोनी क्रूज वापसी आ जाओ या फिर इनमें से कोई बाहर चले जाओ, इससे कोई फायदा नहीं होगा। प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि कामाविंगा, मॉड्रिच, आर्दा गुलर, सबायोस, कौन संभालेगा टेम्पो को? कौन है जो टेम्पो की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला है? आई थिंक इसका एक बहुत क्लियर आंसर है कि मॉड्रिच हो सकता है। बहुत इमीडिएट है कि आई थिंक कार्लो एंसेलोटी मॉड्रिच को गेम स्टार्ट करवा दे, और उसके लिए सेक्रीफाइस किसको करना पड़ेगा? एंड आई थिंक अनफॉर्चुनेटली इट इज रॉड्रिगो। रॉड्रिगो डिजर्व करता है? बिल्कुल भी नहीं। आज में से गेम सबसे अच्छा किसका रहा? मेरे को लगता है रॉड्रिगो का, उसके वर्क रेट के लिए, अटैकिंग वर्क रेट के लिए, डिफेंसिव वर्क रेट के लिए, पोजीशन, और यहाँ पर जिस तरीके से वो केमिस्ट्री बिठा रहा है। एंड ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा फ्लूइडिटी भी आपको रॉड्रिगो के साथ ही देखने को मिलती है, लेकिन बैलेंस तो कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस हो रहा है। बहुत अटैकिंग है, मैंने पॉडकास्ट पे भी कहा था। एटलांटा में यस यहाँ पर एक सुपर कप फाइनल था तो हम चले गए वहां पर ऑल आउट, लेकिन कंसिस्टेंटली आप लीग को तभी निकाल पाओगे जब आपका एक स्ट्रक्चर फुल प्रूफ हो, और कहीं ना कहीं जो भी जितने भी वेराइटी ऑफ अपोजिशंस आएंगे ना, उनको तोड़ने का क्रिएटिव आइडिया आप निकाल पाओगे। और ऐसे में आई एम नॉट सेइंग कि मॉड्रिच उसका एक डेफिनेट आंसर है, लेकिन इमीडिएट आंसर तो है। दूसरा आंसर इट इज आर्दा गुलर, और एक और आंसर है वो इन हाउस सोल्यूशन है कि बेलिंगम भी वो आंसर हो सकता है। लेकिन क्या बेलिंगम को प्रॉपर मिडफील्डर बनाया जा सकता है क्या? ये देखने वाली बात है, क्योंकि ना ही वाल्वर्दे टेम्पो को सेट कर सकता, ना ही टेम्पो को चला सकता, ना ही टेम्पो को डिक्टेट कर सकता, और अभी तक अनफॉर्चुनेटली टेम्पो तो चुआमेनी भी डिक्टेट नहीं कर पाएगा, और ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन तो है। इसके साथ ही मेरे को लगता है कि यहाँ पर जिस तरीके से हमने गोल कंसीड किया, सेट पीस बवाला हो जाते हैं, बावले ही हो जाते हैं, बावले पागल हो जाते हैं। मेरे को समझ में नहीं आता ये क्या है, इसका कोई हिसाब मेरे को यहाँ पर सही में लिटरली समझ में नहीं आता कि इसका क्या हिसाब रहता है। बट इसके साथ ही मेरे को लगता है कि यहाँ पर अभी भी, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, मैं एक बार फिर से ये कहूँगा कि यहाँ पर आप 2 पॉइंट लूज कर दी हैं। लीग बहुत बड़ी है भाई, बहुत पॉइंट्स यहाँ पर खोएंगे, बहुत पॉइंट्स यहाँ पर जीतोगे आप। कोई टीम आगे जाएगी, कोई टीम पीछे जाएगी, इंपॉर्टेंट है आपका स्ट्रक्चर। और आई थिंक यहाँ पर अब अगले 1 महीने तक तो एटलीस्ट हमको स्ट्रक्चर पे ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं अब यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी वर्सेस चेल्सी के मैच की। एंड आई थिंक यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ है भाई, चेल्सी इतना बुरा नहीं खेली। देखो मैं ये कहूँगा कि मैच थोड़ा स्लो पेस था, और उसके काफ़ी सारे रीज़न थे। देखो सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि आई थिंक मैनचेस्टर सिटी भी अपने जो पेस है उसको थोड़ा सा पकड़ रही थी। अभी भी ऐसा नहीं लग रहा था कि दे वर लाइक अनलीस्ड है, वो अपनी शार्पनेस है, एंड स्टिल वही सारी चीज़ें जो कि बाकी बड़ी टीम्स पे लागू करती है वो मैनचेस्टर सिटी पे भी लागू करती है। वही चेल्सी की बात करें, आई थिंक दे वर टू कंजर्वेटिव एट टाइम्स, क्योंकि भाई देखो सीधी सी बात है, दे आर चेल्सी, यंग टीम है, बहुत नई टीम है, नया मैनेजर है, नई टैक्टिक्स है। ऑफकोर्स देयर आर लॉट ऑफ पॉजिटिव, ऑफकोर्स देयर आर लॉट ऑफ नेगेटिव, लेकिन उसमें अगर आपका पहला ही मैच यहाँ पर सिटी के अगेंस्ट हो जाए और उसमें भी अगर आप गोल खा लो, अच्छा खेलते हुए भी आप गोल खा लो, तो आप
अगला कदम रखने में भी आप यहाँ पर 4-5 बार सोचने वाले हो। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि आई थिंक इस गेम का जो ओवरऑल टेम्पो था उसका थोड़ा स्लो रखा गया, लेकिन स्लो का इतना मतलब नहीं है कि गेम एंटरटेनिंग नहीं था, गेम काफ़ी एंटरटेनिंग था। और आई थिंक इसका क्रेडिट आपको आपने को चेल्सी को भी देना चाहिए। फर्स्ट हाफ तो उन्होंने काफ़ी अच्छे नोट पे एंड किया था, जहाँ पर लास्ट के 10-15 मिनट तो डेफिनेटली यहाँ पर चेल्सी अपर हैंड पे थी। चेल्सी के रिगार्डिंग ना 2-3 चीज़ें मेरे को बात करनी है। एक तो निकोलस जैक्सन भाई लिटरली मेरे को इतना ज़्यादा कंफ्यूज आदमी लगता है ना, मतलब एट टाइम्स यहाँ पर कुछ तो ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ पर आप निकोलस जैक्सन को मादर बोलने ही वाले होते हो कि तभी यहाँ पर आपको अगले 15 मिनट में समझ में आया था कि हाँ यार इतना भी बुरा तो नहीं है, कुछ तो खेल ही लेता है, अच्छा कर लेता है, कंट्रीब्यूट कर लेता है यहाँ पर। तो डेफिनेटली यहाँ पर निकोलस जैक्सन को टीम में रखने का सेंस बनता है। बट ये साइकिल रिपीट होती रहती है निकोलस जैक्सन से। पासिंग अच्छी हो रही थी, चेल्सी अटैक अच्छे बना रही थी, लेकिन वो क्रिस्प हो नहीं रहा था। पेनल्टी बॉक्स में या तो मैनचेस्टर सिटी का क्लिनिकल टैकल आ जाता था, या फिर कहीं ना कहीं जो जैसे निकोलस अगेन वो गेम पे हम वापस आते हैं, रिज्यूम करते हैं वो गेम को। निकोलस जैक्सन मतलब एट टाइम्स आपको लगता है कि यहाँ पर एक सेंसिबल पासिंग हो जानी चाहिए, लेकिन वहाँ सेंसिबल पासिंग होती नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई मैनचेस्टर सिटी को डराया नहीं गया, मैनचेस्टर सिटी को डराया भी गया। लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी ने चेल्सी को किस तरीके से डराया। देखो मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पर हालैंड पे तो बात ही करना बेकार है ही नहीं, बात करना बेकार। 3 ही पास उसने डाले हैं, 3 पास डाले हैं उसने 90 मिनट्स में गार्जिला के अंडर, लेकिन अल्टीमेटली वो गोल मार देता और इसी काम के लिए वो है। सेकंड हाफ में भी वो एक गोल मार देता फर्स्ट टाइम शॉट के साथ, लेकिन यहाँ पर सेव कर लिया। भाई डोकू डैडी चिल, मतलब वो वाला मीम मेरे को याद आ रहा है, मतलब भाई बावला ही हो रहा है, बवाला ही हो जाता है भाई डोकू। उसकी एक्सेलरेशन, उसकी ड्रिबलिंग, ठीक है फाइनल प्रोडक्ट में अभी भी थोड़े से वो है, लेकिन आई थिंक ही इज जस्ट लाइक वो उस मोमेंटम पे चल रहा है। बहुत मुश्किल है भाई जैक ग्रिलिश के लिए। इसी के साथ साविनियो की बात करें, बढ़िया लगा, सही में काफ़ी बढ़िया लगा। नई साइनिंग से याद आया पेड्रो नेटो की बात करें, देखो अच्छी पॉजिटिव वाइब थी, लेकिन सैंपल साइज अभी भी छोटा रहेगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर उस पर और आगे ओपिनियन और आगे अपना जजमेंट देने में अपन को टाइम लेना चाहिए और अभी ज़्यादा हलचल नहीं मचानी चाहिए। खैर आई थिंक पेड्रो नेटो के लिए जहाँ अच्छी खबर है, स्टर्लिंग के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर है ही नहीं। आई थिंक ये चेल्सी अभी भी और नर्चर होगी और मैच्योर होगी। डेफिनेटली यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी की बात करें तो भाई वो आएंगे। रिको लुइस की बात करें, ब्रिलियंट भाई ब्रिलियंट। केविन डे ब्रुयन की बात करें, ठीक है, मतलब मैं नहीं कहूँगा कि मास्टर क्लास ही उसने डाला, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस उसने डाली। लेकिन जो 3 बेस्ट प्लेयर मेरे को लगे आज, वो थे यहाँ पर भाई ऑफकोर्स यहाँ पर कोवाचिच की बात करूँगा, जिस तरीके से भाई उसने काटा। रॉड्री के जगह यहाँ पर खेलना अपने आप में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पासिंग ब्रिलियंट, जिस तरीके से यहाँ पर वो गेम के टेम्पो को भी सेट करता है, जिस तरीके से वो यहाँ पर बिटवीन द लाइंस बॉल भी डालता है, बढ़िया। जिस तरीके से उसने गोल मारा, बेहतरीन गोल। उसके बाद आई थिंक रिको लुइस एब्सोल्युटली ब्रिलियंट भाई, और डेफिनेटली यहाँ पर डोकू। ये 3 मेरे को लगते हैं कि जो सबसे बड़े मैच परफॉर्मेंस थे। चेल्सी की बात करें, आई थिंक चेल्सी में भी परफॉर्मेंस तो देखो अच्छी आई है। एंड कुंकू की बात करें, इट वॉज एनकरेजिंग। निकोलस जैक्सन की तरफ मैं देखना पसंद नहीं करूँगा। इसके साथ ही यहाँ पर कोल पाल्मर नहीं अपने आप को गेम पे डाल ही नहीं पाए, गेम को किसी तरीके से ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाए। यहाँ पर रोमियो लाविया की बात करें, एब्सोल्युटली बढ़िया। कुकू रेया की बात करें तो वो भी अच्छा था। ऑफकोर्स हालैंड को वो नहीं रोक पाया गोल मारते मारते, अब बेइज्जती तो उसकी हुई फिर उस चीज़ पे।